नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। मोहब्बत की नगरी आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का आगाज करते नजर आए। करीब 4000 करोड़ से ज्यादा की सौगात के साथ आगरा पहुंचे प्रधानमंत्री ने यह ऐलान कर दिया कि बीजेपी के सबका साथ सबका विकास का मिशन एक नए पड़ाव पर पहुंच रहा है। आगरा के विकास के साथ साथ देश के विकास को लेकर सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज चौकीदार की सजगता ने चोरों के पर कतर दिए हैं। चोर लुटेरों की लूट की दुकानें बंद हो रही हैं और इसीलिए चौकीदार के खिलाफ एकजुट होकर उसे हटाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण का अधिकार देकर उनकी स्थिति को संवारने का प्रयास बीजेपी की सरकार ने किया है। बगैर किसी के आरक्षण में कटौती करते हुए संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के लोगों को भी समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है और ये फैसला आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यूपी में पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए अवैध खनन से लेकर मुजफ्फरनगर तक और गेस्ट हाउस कांड से लेकर क्रिश्चियन मिशल तक विपक्षियों पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ये लोग अफवाहें फैलाएंगे, लोगों को बहकाएंगे, लेकिन अब देश में एक ऐसी सरकार है जो सबका साथ सबका विकास की धारणा के साथ देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रही है। यानी चुनावी बेला में लोगों को आकर्षित करने का कोई भी मौका बीजेपी चूकना नहीं चाहती। ऐसे में सवाल भी इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या आरक्षण पर सरकार का ये दांव सत्ता की डगर को आसान कर पाएगा। यूपी में सपा और बसपा के बीच हो रहे गठबंधन की धार को सरकार का ये आरक्षण का दांव क्या धूल चटा पाएगा। आज लोकतंत्र में चर्चा इसी मुद्दे पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आगरा से चुनावी रैली का आगाज कर दिया है। ताज नगरी से विरोधियों पर तीर छोड़े, आरक्षण के मुद्दे पर जनता को समझाने की कोशिश की और माया अखिलेश की दोस्ती पर भी तंज कसे। चौकीदार चोर है करने पर मोदी ने विरोधियों पर वार करते हुए कहा कि हम वो चौकीदार नहीं जो सोते रहते हैं, हम जनता के पैसे को लूटने वालों को चैन से सोने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक ये चौकीदार है चोरी नहीं होने देगा। मोदी के बयान से ऐसा लग रहा था कि आरक्षण बिल ने उन्हें सत्ता की संजीवनी दे दी। अब सवाल यह है कि क्या मोदी इसी मुद्दे पर मिशन 2019 में दिल्ली की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताज नगरी आगरा से 2019 में फिर से ताज पहनने के लिए हुंकार भरी। मोदी ने एक बार फिर प्यार की नगरी आगरा से चुनावी शंखनाद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा से चुनावी रैली का आगाज करते हुए विरोधियों पर जमकर बरसे। मोदी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। चौकीदार को चोर बताने वालों पर बयानों की बर्छी चलाई। राहुल से लेकर अखिलेश और मायावती पर मोदी ने जमकर निशाना साधा। मोदी ने मिशन 2019 का आगाज ताज नगरी आगरा से किया। इस दौरान उन्होंने यहां गंगा जल प्रोजेक्ट समेत करीब 4000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा भी किया। अपर गंगा नहर से आगरा की प्यास बुझाने की योजना बनाई गई। आज करीब 3000 करोड़ रुपए की आगरा जल संपत्ति पूर्ति गंगा जल परियोजना का आप सभी के लिए समर्पित है। पीएम मोदी ने वादों की बरसात में एक बार फिर ताज नगरी आगरा को भिगो दिया। ताज नगरी आगरा में मोदी ने आरक्षण की आग में सियासी रोटियां सेकी। मोदी ने चुनावी रण में आगरा से आरक्षण युद्ध शुरू कर दिया। लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि हमने SC/ST के साथ साथ सामान्य वर्गों को भी करीब लाने की कोशिश की है। मोदी ने कहा कि आरक्षण की वजह से एक साथ रहने वालों के बीच तनातनी रहती थी, अब साथ साथ रहेंगे। पीएम ने विरोधियों पर प्रहार करते हुए कहा कि हमने आरक्षण बिल लाया तो कुछ लोगों को दर्द होने लगा। मोदी ने कहा कि जो बात हमने सीएम रहते हुए कही थी वो पीएम बनने के बाद पूरा कर दिया। पीएम ने संविधान संशोधन पर आरक्षण लाने की बात को बार बार दोहराया ताकि जनता को याद रहे। जो बात मैं कभी मुख्यमंत्री के नाते बोला करता था, आज प्रधानमंत्री के नाते मैंने उस बात का पालन किया। संविधान संशोधन की दिशा में आगे बढ़े और दलितों से कुछ भी चोरी किए बिना, आदिवासियों के हक को छीने बिना
ओबीसी के हक में से कोई भी कमी किए बिना अतिरिक्त संविधान संशोधन करके मैंने मेरे देश के सवर्णों के उच्च वर्ण के लोगों को भी गरीब बच्चों की चिंता करने का काम किया है। एक तरफ प्रधानमंत्री आरक्षण के बारे में जनता को समझा रहे थे तो दूसरी तरफ विरोधियों को इस बात पर मुंह बंद करने की कोशिश की जो चौकीदार को चोर बताते हैं। यानी मोदी सीधा सीधा राहुल को ये सावधान करने की कोशिश कर रहे थे कि जब तक चौकीदार रहेगा वो किसी को चोरी करने नहीं देगा। मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये चौकीदार कभी सोता नहीं, हमेशा जागता रहता है। मोदी ने जनता को ये समझाने की कोशिश की कि सभी मिलकर हमें हटाना चाहते हैं, लेकिन हमें आपकी आशीर्वाद की जरूरत है। चौकीदार को दूर से ही देख करके ऐसे घबरा जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं। उनको लगता है हमारा जो होगा होगा, हिसाब किताब बाद में देख लेंगे, पहले ये चौकीदार को निकालो। अरे चौकीदार गया तो सब लूट बांट करके जिंदगी गुजारा कर लेंगे, लेकिन चौकीदार है तब तक जीना मुश्किल करके जाएगा। चौकीदार को चोर बताने वालों की मोदी ने जमकर क्लास ली। इसके अलावा मायावती और अखिलेश की दोस्ती पर तंज कसते हुए कहा, इन लोगों ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए गेस्ट हाउस कांड को भुला दिया। मुजफ्फरपुर कांड और खनन घोटाले के मामले भी भुला दिए गए। पीएम ने खनन मामले में अखिलेश पर जांच की आंच पर भी तंज कसा। राजनीतिक स्वार्थ के लिए लखनऊ के गेस्ट हाउस का वो शर्मनाक कांड, उसे भी भुला दिया गया। मुजफ्फरनगर समेत पश्चिम यूपी के अनेक हिस्सों में क्या हुआ था, इसको भी भुलाने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि चौकीदार जागता है। लोकसभा के चुनावी रण में आरक्षण युद्ध की शुरुआत पीएम ने कर दी है। पीएम के निशाने पर विरोधी थे। आगरा में पहली चुनावी रैली में पीएम ने यह जता दिया कि रिजर्वेशन बिल और राम मंदिर मुद्दे पर ताव देकर चुनावी जंग जीतेंगे। अब सवाल है कि क्या आरक्षण बिल से मोदी को फिर मिलेगी दिल्ली की गद्दी? क्या मोदी आरक्षण मुद्दे को ट्रंप कार्ड के रूप में इस्तेमाल करेंगे? क्या बुआ बबुआ मिलकर मोदी के रथ को रोक देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहाँ तो करीब 4,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात के साथ आगरा पहुंचे प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास का मिशन एक नए पड़ाव पर पहुंच चुका है। आगरा के विकास के साथ साथ देश के विकास को लेकर सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज चौकीदार की सजगता ने चोरों के पर कतर दिए हैं। चोर लुटेरों की लूट की दुकानें बंद हो रही हैं और इसलिए चौकीदार के खिलाफ एकजुट होकर उसे हटाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आरक्षण का भी जिक्र किया और सामान्य वर्ग के लोगों को जो अधिकार आज तक नहीं मिला उसको लेकर कहा कि अब सामान्य वर्ग का इंसान भी समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ पाएगा। लेकिन आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री का सामान्य वर्ग के आरक्षण का ये दाव क्या सत्ता का रास्ता आसान करेगा? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से है। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से पवन शर्मा जी हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। लखनऊ से 3 खास मेहमान हैं। अमित पुरी साहब हैं, आप नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनोज यादव जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत मनोज यादव जी मैं आपसे ही करूंगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब चोरों के दिन लद गए, अच्छे दिन इनके आने वाले नहीं है। देखिए अक्षय जी, मोदी जी को मैं प्रधानमंत्री के रूप में 0 नंबर दूंगा और प्रचार मंत्री के रूप में 100 में 100 दूंगा। तो मोदी जी अब अपने असली रूप, असली कलेवर में फिर आ गए, जो 2014 में जिस कलेवर में उत्तर प्रदेश और देश की जनता को दिखे थे। इसीलिए जाने जाते हैं मोदी जी। बाकी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने क्या किया, किन चोरों को देश से भगाया, किन डकैतों को देश से भगाया और खुद अपने दोस्तों को जो घाटे में थे उनको प्रॉफिट में ले गए, ये उनका जमीर जानता है। अगर न जानता होता तो निश्चित रूप पे उनकी मुस्कुराहट जो हमेशा भाषण में रहती वो रहती।
लेकिन शायद वो कुछ देखने को नहीं मिला। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि मोदी साहब अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया में जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो नेता है, सारे चोर हैं साहब। मैं मान लेता हूं आपकी बात को और किसी तरीके का कोई संशय नहीं है। बस सिर्फ जनता को ये बता दो कि 1000 करोड़ रुपए का आपको जो चंदा आया वो कैसे आया है। आप बीजेपी के ही प्राइम मिनिस्टर हैं, बीजेपी की पार्टी से ही आप चुने गए हैं प्राइम मिनिस्टर, तो आप बता दो जनता को 1000 करोड़ रुपए चंदा आपका कहां से आया। बस आपको जनता को पता चल जाएगा कि आप बहुत साहूकार हैं, आप रियल में चौकीदार हैं, आप रियल में फकीरियां। याद आ गया उनकी फकीरी पे। इतनी भी ना दिखाओ फकीरी, इतनी भी ना दिखाओ फकीरी, तेरे मशरूम की कीमत लाखों में है। आप क्या जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता अब नहीं इस तरीके के बहकावे में आने वाली। आपको दे दिया है रिजल्ट तमाम सारे प्रदेशों का और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का। आपके पास 2 महीने का समय है, आप काम कर लीजिए। आपने एक सवर्णों के लिए आरक्षण की बात करी, तमाम सारे राजनीतिक दलों ने उसका आपको सपोर्ट किया। आप धन्यवाद नहीं दे सकते, आप उनको शुक्रिया नहीं कर सकते, आप उनका आभार नहीं प्रकट कर सकते, आप उनको दूसरी भाषा में जवाब देना जानते। ये भारतीय राजनीति नहीं, ये समय है अक्षय जी आपको अपने कामों को गिनाने का, ना कि मायावती जी क्या है, अखिलेश यादव जी क्या है, राहुल गांधी जी क्या है, कौन क्या था, कौन क्या किया। ये वो समय नहीं है। आपके काम का आकलन है, ईमानदारी से जनता को बताइए, अन्यथा खैर बाजा तो हम आपका बजाने वाले हैं, इसमें किसी तरीके का कोई संशय नहीं। हम उत्तर प्रदेश से आपको उस तरह से भेजेंगे जिस तरीके से आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। मेरे सवाल का जवाब भी दे दिए, क्या वाकई चौकीदार ने चोरों की नींद हराम कर दी? अब अगर चोरों की नींद हराम हो जाती तो निश्चित रूप से वो स्विट्जरलैंड में, तमाम सारे विदेशों में मजे से, लंदन में मौज मस्ती के साथ जीवन थोड़ी ना जी रहे होते। चोर तो चोर न कहिए, डकैत हैं। वो देश का पैसा लेके चले गए, और जो देश के संविधान में आस्था रखता है अच्छा जी वो इसी देश में है और सारी जांचों से गुजरने को तैयार है। अगर कहीं भी वो उस तरह से संलिप्त है तो वो जेल भी जाता है। तमाम लीडरान जेल में हैं। ये क्या मोदी जी भ्रमित करने की कोशिश करना है जनता को। डकैत, चोर, लुटेरे चले गए और आप ही के सारे सपोर्ट से वो गए हैं और आज देश में आने के लिए भी तैयार नहीं। मोदी जी आप क्या जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जनता नहीं बरगलाने में आने वाली। आपका समय शायद बुरे दिन में कन्वर्ट होने वाला है। चलिए ठीक है, मैं अब दोबारा आपके पास आऊंगा। पवन शर्मा जी, आज मोहब्बत की नगरी से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरी है, आप लोगों की क्या तैयारी है? देखिए, पहले तो जो मनोज जी ने बातें कही हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी पे एकदम सटीक विश्लेषण उन्होंने जो किया है, मैं मनोज जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने बेबाकी से आपके सवालों का जवाब भी दिया। अब देखिए तारीख, अब जो चुनाव, अब देखिए प्रधानमंत्री जी भारत का विदेश दौरा बंद हो गया उनका। प्रधानमंत्री की जगह वो प्रचार मंत्री जरूर हैं, जो मनोज जी ने भी कहा, मैं भी मानने को। मैंने आपकी पार्टी की तैयारी के बारे में नहीं, मैं उन्हीं के ऊपर आ रहा हूँ। देखिए ऐसा ना, कोई भी राजनीतिक दल हो, जब कहीं चुनाव आएंगे तो अपने हिसाब से वो तैयारियां करते हैं और हमारी भी तैयारी उसी हिसाब से है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो तैयारियां बीजेपी के पास हैं, क्योंकि जो काले धन का अकूत भंडार उन्होंने पहले से ही जमा कर लिया था, जो मनोज जी ने भी जिक्र किया उसका कि आपके पास हजारों करोड़ रुपए का चंदा कहां से आ गया, आपने 300-400 करोड़ रुपए का अपना महल कहां से बना लिया, और आपके जो अध्यक्ष जी हैं उनके बेटे ने 50,000 रुपए से 80 करोड़ रुपए कैसे बना लिए। ये सब वो उनकी बातें कर रहे हैं। वो जो बात करें चोरों की जमात और चौकीदार, ये बेसिकली हो सकता है उन्हीं के लिए चौकीदारी कर रहे हो जिनकी ये बात कर रहे हो। हमारी तैयारी पूर्ण है। मुकाबला कैसे कीजिएगा, हम वही तो जान रहे हैं। मुकाबला कैसे कीजिएगा? हम मुकाबला जनता के विश्वास पे करेंगे। हमारी जनता साथ में है। आज आपने देख लिया 3-5 राज्यों में क्या हुआ है। मुझे ये बताइए, हम जनता के विश्वास के साथ में तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुटता की बात कर रही हैं और सबका मोटिव सिर्फ एक है कि मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, वहां पर क्या कांग्रेस पार्टी आज इस स्थिति में है कि अकेले मोर्चा संभाल सकती है, जहां एक तरफ सपा बसपा अलग हो, भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी चुनौती अलग हो? जितने भी विपक्षी दल हैं उनका मोटिव ये है कि जो जन विरोधी सरकार है उसको हटाया जाए, और उसके लिए जितना भी हो सकता हो, चाहे देखिए कहीं न कहीं कंप्रोमाइजेज होते हैं, वो हो सकता है इन फ्यूचर में हो जाएं। इनके लिए सारी राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं। कंप्रोमाइज वर्ड ठीक है ना? जन विरोधी कंप्रोमाइज वर्ड ठीक है ना? देखिए ऐसा ना, हर चीज में कहीं न कहीं आदमी को एक
एक होता नहीं कि अपना सर मुझे ये बताइए कि जब मिशन आप लोगों कुछ का न कुछ एक त्याग है, करना पड़ता है। मिशन एक है आप लोगों का, आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, ऐसे में सभी विपक्षी दलों को एकजुट हो जाना चाहिए और इस सरकार को सत्ता से हटा देना चाहिए। जी, तो जो इसमें जन विरोधी फिर सरकार है उसको एकजुटता आप हटाने के लिए हम लोगों हर एकजुटता क्यों नहीं हो पा रही? कहाँ नहीं हो पा रही? आप उत्तर कहाँ प्रदेश नहीं में हो- आप लोग गठबंधन नहीं, का हिस्सा होंगे? देखिए ऐसा ना, गठबंधन का तो आगे का कयास है, आगे क्या होता है हाईकमान देखेगा। अब तो ऐलान कहीं ही पे- हो रहा है लगभग। देखिए जो हो रहा है जब आगे होगा तो देखेंगे, कहीं अगर फ्रेंडली फाइट होगी तो वो भी करेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे कांग्रेस ने 2004 में भी कोई गठबंधन नहीं किया था, 2009 में भी कोई गठबंधन नहीं किया था, फिर भी जो है समाजवादी पार्टी बीएसपी कांग्रेस के साथ में थी। तो आगे वाला आने वाला वक्त बताया कि किस हिसाब से कौन पार्टी किस हिसाब आपकी से पार्टी के सामंजस्य बना उत्तर के प्रदेश रखती के है। मुखिया ये कह रहे हैं कि अब हम अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए तैयारी पुख्ता है। सारी पार्टियां जो अपना चुनाव के हिसाब से अपनी तैयारी रखते ही रखते हैं। हमने हमेशा तैयारी रखी है और उसमें अगर कहीं गठबंधन का कहीं कोई बात बनती है तो हम उसके लिए भी तैयार है, उसके लिए भी स्वागत है। कहीं कोई ऐसा नहीं कि हम लोग मनोज यादव जी संक्षेप में जवाब दे दीजिए, अब भी मौका है क्या कांग्रेस पार्टी के लिए गठबंधन में आने का? देखिए लगभग गठबंधन के परिपेक्ष में तमाम सारी बातें तय हो चुकी हैं और मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि कांग्रेस का औरा बड़ा है, कांग्रेस का कद बड़ा है, राष्ट्रीय दल है। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में किसी की जरूरत है। एमपी में वो जीत लिए हैं, छत्तीसगढ़ में जीत लिए हैं, राजस्थान में जीत लिए हैं। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में नहीं भी जीतेंगे, एक छोटी सी बात मैं कह दे रहा हूं, ये नहीं भी जीतते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के परिणाम कांग्रेस को सूट करेंगे। चले, यानी कि ये जो 2 सीटें छोड़ने का रायबरेली अमेठी का ऐलान किया कि वहां पर गठबंधन का प्रत्याशी नहीं उतरेगा, ये आगे के लिए एक विकल्प के तौर पर छोड़ा गया है। मैं अमित पुरी साहब अब आपके पास ये तो आऊंगा। ऐतिहासिक बात है। मान लिया जाए जी कि प्रधानमंत्री अब आक्रामक चुनावी मोड में आ चुके हैं। देखिए किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में चुनावी साल जो होता है उसमें जो इनकमेंट गवर्नमेंट है उसका जो मुखिया है वह स्वाभाविक रूप से अपने कार्यों के को लेकर के जनता के बीच में जाता है और प्रधानमंत्री तो खाली कार्यों को लेकर के ही नहीं जा रहे हैं, आगे की भविष्य की योजनाओं का धरातल भी तैयार करते हुए जो भी दिन सरकार के अंदर इस टर्म में काम करने के हैं उसकी फाउंडेशंस लगातार रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे पेयजल का हो, चाहे आगरा का शहरी क्षेत्र में सभा थी तो शहरी विकास के संदर्भ की योजनाएं हो, निरंतर सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। और पिछली बार 2016 में जब प्रधानमंत्री यहां पर गए थे आगरा के अंदर 20 नवंबर को, उस समय प्रधानमंत्री आवास के बारे में जो भी चर्चाएं की थी, रखी थी, उस दिशा में भी बड़ी तेजी के साथ काम हुआ है। 9.5 लाख के आसपास प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया गया है और पूरे देश भर में भी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हुआ है। और अगर आप कंपैरेटिवली देखें, बड़ी चर्चा समाजवादी पार्टी के मित्र कर रहे थे, मैं इस लेग में थोड़ा अवॉइड करूंगा कि कोई पॉलिटिकल कमेंट हो, तो ठीक है, वो चुनाव का समय है, उन्हें अपनी बात रखने का हक है और विरोधी विरोध नहीं करेगा तो क्या आपका समर्थन करेगा, तो वो विरोध कर रहे थे विरोध के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरह गांवों के ऊर्जीकरण के कार्य को पीछे छोड़ा गया, पैसा आ रहा था, मैं तो खुद उस कार्यक्रम में था ताज होटल में, जिसमें अखिलेश जी ने कहा कि हमने तो ऐसा सिस्टम बना दिया है कि रियल टाइम डाटा ही केंद्र सरकार को अवेलेबल नहीं होने देंगे। मेरा खुद का सुना हुआ है, अखिलेश चीफ मिनिस्टर थे तब, एक मीडिया हाउस का बड़ा कार्यक्रम था ताज के अंदर। और इसी तरह प्रधानमंत्री आवास के निर्माण की भी जो गति थी, पैसा आने के बावजूद वो नहीं किया गया क्योंकि उस समय की सरकार का मंशा दूसरी थी, उनकी अपनी प्रायोरिटीज दूसरी थी। वो उनको अपने चाचा के साथ स्कोर सेटल करने में भी काफी टाइम लगता था, माइक वाइक छीनना पड़ता था मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी, वो सब अलग स्थितियां थी। लेकिन हमारा ध्येय, जो कमिटमेंट हमने देश की जनता से किया, उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और जनता के बीच में उन कार्यक्रमों को। मनोज यादव जी की पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सीधा आरोप इसी बात को लेकर लगा रही कि बीजेपी गठबंधन से डर गई है, ऐसा है क्या? देखिए, हम गठबंधन से नहीं डरे हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई गठबंधन होता है या कोई भी है, मैं उसे ठगबंधन भी नहीं कहूंगा क्योंकि हर राजनीतिक दल को अपना गठबंधन करने का हक है। वो कितना स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, उसके ऊपर टीका टिप्पणी, ये सब चुनाव के बीच में होती है, वो एक अलग विषय। लेकिन गठबंधन अगर कोई होगा तो ठीक है, सामने वाला उस प्रतिपक्षी दल जो है यानी हम, वो उसको टेकन केयर ऑफ। सीधा आरोप लगाया जा रहा है ना कि रणनीति बनाएंगे। आरोप सीधा लगाया जा रहा है कि गठबंधन तोड़वाने के लिए आप लोगों ने सीबीआई को छोड़ दिया। अच्छा,
अब देखिए इसके दूसरे पहलू पे आइए भाई। अगर आपका गठबंधन बहुत नेक नीति के साथ हो रहा है, जिस तरह से अभी वो सरकास्टिकली कांग्रेस के ऊपर कमेंट कर रहे थे कि यूपी ना भी जीते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ऐसी सीटें दे देंगे जिससे आपका भला हो जाए, ये जो सदाशयता वो कांग्रेस के प्रति प्रकट कर रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले चित्रकूट के इधर रामलला की धरती में यूपी में ये सात पसंद था, हाथ में हाथ था। मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ तो चित्रकूट के उधर कामतगिरी परिवर्त में अखिलेश जी कांग्रेस को भ्रष्ट भी बता रहे थे, फिर उसी सरकार का समर्थन करने भी चले गए बिना मांगे के लिए। तो ये गठबंधन किस प्रकार के ये देश की जनता स्वयं जानती है, लेकिन हमें इससे कोई घबराहट नहीं है। वो हाइप क्रिएट करने के लिए कि कैसे इस गठबंधन पे चर्चा हो, तो क्या बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी घबराई हुई है। अरे भाई बीजेपी ने कौन सी घबराहट कर दी आपके लिए? सवाल इस बात को लेकर उठा, इसको भी आगे आपसे समझेंगे। एक मिनट अक्षय सीबीआई वाला इशू इंपॉर्टेंट है, एक मिनट मुझे इस पे समय दे दीजिए। और यहाँ अतुल जी हैं और अतुल जी इसको कंडेम भी कर सकते हैं, मैं उन्हीं के पास जा रहा था। जिस समय खनन की जांच का मसला शुरू हुआ, पत्रावली पंचम तल में कई दिनों तक लोकायुक्त की जांच के बाद पड़ी रही, अप्रूवल नहीं किया गया। फिर हाईकोर्ट ने फाइंडिंग दी, ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में अपील की यूपी की गवर्नमेंट ने कि जांच ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अब इसका 2019 के चुनाव से क्या लेना देना है भाई? आप अपनी सरकार में अगर ईमानदार थे, दूध का दूध पानी का पानी था, तो भाई हमें तो कोई परेशानी नहीं थी अडवाणी जी पे। परेशानी वो नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं कि 4.5 साल में लेकर अगर सवर्णों के लिए आरक्षण लेकर आ रहे हैं तो विपक्षियों के पेट में दर्द क्यों है? विपक्षी पार्टियां टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही कि आखिर सामान्य वर्ग के लोगों की याद चुनाव से ऐन वक्त पहले क्यों आई? मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, सीबीआई का क्वेश्चन, हम सीबीआई पर भी बात करेंगे ना सर। सीबीआई को लेकर भी आज जो जिक्र खनन को लेकर प्रधानमंत्री ने किया है तो वो लाजमी है कि उसका भी जिक्र होगा। मैं सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा, लेकिन अतुल चंद्रा जी, अब आपसे मेरा सवाल थोड़ा हट के है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा देश का सबसे बड़ा सूबा, इस सरकार का जितना फोकस यूपी को लेकर देखने को मिल रहा है, इससे पहले भी किसी सरकार में आपको देखने को मिला है? क्योंकि इससे भी पहले देश के सबसे बड़े सूबे ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं, लेकिन इस सरकार का जितना फोकस है खासतौर पर पूर्वांचल को लेकर, खासतौर पर जो बुंदेलखंड को लेकर विकास बोर्ड के गठन की बात हो, इतना फोकस इससे पहले कभी दिखा? देखिए, उत्तर प्रदेश के ऊपर तो फोकस हमेशा रहा है, लेकिन ये बहुत कई सालों बाद ऐसा हो रहा है कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है उसी पार्टी की सरकार प्रदेश में है। बिल्कुल। और इसकी वजह से सामंजस्य दोनों में इतना अच्छा बैठ गया है कि वो पूरे प्रदेश के ऊपर अपना फोकस किए हुए हैं। और इसको इस तरह से देखना होगा कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ ने 3 राज्यों में 4 राज्यों में बहुत प्रचार किया। योगी जी ने ज्यादा किया, मोदी जी ने कम किया जी। लेकिन तेवर उनके वहां भी वैसे ही थे और उसके बावजूद वो उन राज्यों को खोने से बचा नहीं सके। अब आ रहा है लोकसभा चुनाव, तो उस चुनाव को देखते हुए अगर प्रधानमंत्री शुरुआत कर रहे हैं आगरा से पूरे जोर शोर से, तो उसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। बस सिर्फ बात यह है कि जो बातें वो कह रहे हैं, आरक्षण वाला मुद्दा क्या उनको फायदा देगा? हमको नहीं लगता है, क्योंकि अभी उसमें बहुत सारे आंकड़ों की कोई जानकारी ही नहीं है। जैसे कितने लोग हैं जो 1000 स्क्वायर फीट से कम के घरों में रहते हैं, 5 एकड़ से कम, 5 एकड़ तक का की लैंड होल्डिंग वाले करीब 83-84% किसान हैं, वो सब आरक्षण में आ जाएंगे। तो बहुत सारे आंकड़े हैं जो अभी इकट्ठे करने हैं। और सरकार ठीक है जल्दबाजी कर रही है सिर्फ इसी नियत से कि चुनाव आ रहे हैं और उसका वो फायदा लेना चाहेगी। खनन वाली बात जो है, तो अक्षय खनन में हम यहाँ पर बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हाई कोर्ट के मॉनिटर्ड, हाई कोर्ट का आदेश था कि सारे डीएम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अवैध खनन रोकने की। ठीक। और
इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये आदेश था कि जो डीएम नहीं इसको रोक पाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पहले था, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात बाद में थी। जी। अब इसको आप कहें कि ये मौका ऐसा है सीबीआई इंक्वायरी का, हम मान सकते हैं कि जिस तरह से आलोक वर्मा हटाए गए और नागेश्वर राव आए और फिर सीबीआई की इंक्वायरी हुई, उसमें आप इंटरप्रेट कर सकते हैं उस तरह से, लेकिन उसकी जो जेनेसिस है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पुरानी है। तो इसलिए उसको हम राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे और इस बात को मानना पड़ेगा कि हमीरपुर और बांदा में जिस तरह से खनन हो रहा है अवैध, पूरी की पूरी नदियां जो हैं वो खत्म होती जा रही हैं, बालू खत्म होती जा रही है जी। तो वो क्यों हो रही है? सभी राजनीतिक दल उसमें लिप्त हैं, चाहे गायत्री प्रजापति रहे हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो। तो ये चीज है, अगर अवैध खनन को लेकर के सीबीआई इंक्वायरी में आदेश हुआ है और केसेस रजिस्टर हुए हैं, तो हमारे ख्याल से उसमें कोई बेजा बात नहीं। चले, बिल्कुल हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आगरा की चुनावी रैली से लोकसभा चुनाव को लेकर आगाज कर दिया है। आरक्षण के मुद्दे पर जनता को समझाने की कोशिश की, वहीं विपक्षियों पर करारे हमले भी किए और साफ कहा कि चौकीदार न सोएगा और न ही चोरों को सोने देगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं पवन जी आपके पास आऊंगा। सामान्य वर्ग को आरक्षण का दाव, ये विपक्ष के लिए कितना घातक साबित हो सकता है? देखिए अक्षय जी, अगर आप देखेंगे 2010-11 एक कमेटी बनी थी, जिसका 10-11 में शायद उनकी रिपोर्ट भी आई थी और उसमें भी 10% आरक्षण की बात की गई थी, जो सामान्य वर्ग के गरीब तबकों के लिए। कांग्रेस ने हमेशा देखिए जो भी गरीब तबका है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उनको बराबरी पे लाने के हर संभव प्रयास किए गए हैं। और 91 में नरसिम्हा राव सरकार ने भी 10% आरक्षण की घोषणा की थी और उसको लागू भी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद में वो खत्म करना पड़ा। इसी हिसाब से अगर जो कदम आज सरकार लेके आई है, हमें उस कदम पे कोई एतराज नहीं है। एतराज किस बात? लेकिन जो एतराज है वो है टाइमिंग के ऊपर। आप देखिए, अगर आपके घोषणा पत्र में आप इसको लागू करते हैं, दो घोषणा पत्र आप 4 साल 8 महीने बीत गए आपको, अगर घोषणा पत्र में ये बात होनी थी, अगर आरक्षण की बात थी, तो आप पहले साल में क्यों नहीं किया? चलो पहले साल छोड़ दो, आपने दूसरे साल में क्यों नहीं किया? तीसरा साल चला गया। देखिए, कर्ज माफी कांग्रेस का बात कर रही है ना, कांग्रेस ने। देखिए, कांग्रेस ने अगर दाव किया, अगर कोई बात करी, सर मुझे बताइए, कर्नाटक चुनाव से पहले ऐलान होता है आप देखिए कर्जा माफ 10 दिन के अंदर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर उन्होंने, हमने चुनावी स्टंट नहीं, मैं वही चुनावी स्टंट कहाँ हुआ बताइए? अगर 10 दिन में अगर कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, तो हमने किया। इन्होंने टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं ना, देखिए आप टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, हमने तो पहले साल में सवाल उठेंगे। देखिए, राज्य का इलेक्शन था और राज्य के इलेक्शन में हमने वो घोषणा करी थी और जैसे ही हमारी सरकार बनी, सबसे पहला काम हमारा वही रहा। अगर उसमें हमने उसको पीछे लेके जाते, 2-3 साल बाद में लेके जाते, चौथे साल में अगर घोषणा करते, बात करते, तो बात अलग होती। सामान्य वर्ग के आरक्षण में समर्थन में कांग्रेस पार्टी या मीन मेख? नहीं, मीन मेख कुछ नहीं है। हम समर्थन में हैं, लेकिन इसमें अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी बात करी कि आपके पास कोई आंकड़ा है ही नहीं। टेक्निकलिटीज की बात हो गई ना। मैं वो देखिए, ये जो भी कानूनी है या संवैधानिक विशेषताएं, सर मुझे ये बताइए, सरकार अपने हिसाब से, जब कांग्रेस पार्टी ने किया, कह रहा हूं, उस समय तो आपके पास भी कोई आंकड़े हमें देखिए, कितनों की कर्ज कानूनी और संवैधानिक पक्ष सरकार की जिम्मेदारी है, वो अपने हिसाब से देखे। हमने 10% आरक्षण के लिए हाँ भरी है, हम पहले भी सहमत थे, आज भी हैं। चुनावी दाव था, हाँ, लेकिन ये है कि ये चुनावी दाव सिर्फ भाजपा का है, हमारा नहीं होगा। मनोज यादव जी, कोई घोषणा करेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, किसानों की कर्ज माफी चुनावी दाव था, फिर टाइमिंग को लेकर सवाल कैसे उठा सकते हैं आप? अक्षय जी, नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा चुनावी दाव। मैंने आपसे पूछा कि चुनावी स्टंट आपने कहा? नहीं, आपने दो क्वेश्चन एक साथ में पूछे, जिसमें दूसरे का मैंने किया। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर चुनाव से पहले आप किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करते हैं, तो ये चुनावी स्टंट है कि नहीं? मैं कह तो रहा हूँ, हमने चुनावी घोषणा पत्र में अपने जो वचन पत्र दिए थे, उसमें हमारा एक घोषणा पत्र ये भी था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वो भी 10 दिन के अंदर करेंगे। हमने किया। भाजपा ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में 10% आरक्षण की बात करी थी, लेकिन वो आरक्षण भूल गए।
4 आपने साल 8 महीने तक इनको याद नहीं आपने है। कर्ज माफी के बारे जब में ये इनको ऐलान लगा क्यों नहीं कि किया कि हम किसानों को जब इनको सशक्त लगा करेंगे, स्वर्ण समाज से जबकि चिपक आपकी रहा पार्टी है, के मुखिया तब ने ये कहा, जाके कहीं आपकी आज पार्टी जो के है- मुखिया ने खुद इस बात का ऐलान किया कि कर्ज माफी किसानों की समस्याओं का हल नहीं है। कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, वो आज भी उन्होंने बोला जयपुर में कि कर्ज तो माफी आपको जो है, ऐलान करना चाहिए था कि अगर हम interim सरकार relief में है। होंगे तो किसानों की इंट्रीम उपज का रिलीफ 2 है, गुना दाम वो कह रहे हैं, दिलवाएंगे, अभी भी कह 3 रहे गुना हैं, दिलवाएंगे। अभी भी उन्होंने कहा ये इंट्रीम रिलीफ है जो इमीडिएटली किसानों को आवश्यकता थी इसकी। आगे जाके हम बैठ के समग्र विचार विमर्श करके इसके लिए कोई पॉलिसी का डिसाइड करेंगे। और मनोज उस यादव हिसाब जी, से मैं आगे आपके पास काम आऊंगा। करेंगे। आप भी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ऐतराज आपकी पार्टी को है कि जो सामान्य वर्ग को जो आरक्षण का दांव बीजेपी ने चला है वो सिर्फ छलावा है। नहीं, ये जैसा मर्जी हो आरक्षण को लेके करें। इन्होंने एक नई लाइन खींच दिया, हम इनको धन्यवाद देते हैं। और हम तो ये चाहेंगे कि ये 10% आरक्षण सवर्णों का पास होके और लागू हो जाए, जिस तरीके से लागू होना उस तरह, चूंकि ये जो 49 और 50 का एक कैप बन गया था ना, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम था। अब ये जो 55% पिछड़ा बचा है, उसको 27% में मेरे ख्याल से उसका भला हो नहीं रहा है। तो वो आने वाले समय में कुछ नई लकीरें खींचेंगी। बीजेपी इस बात के लिए तैयार रहे। इस देश का पिछड़े से ज्यादा शक्तिशाली न तो वो अगला नई है लकीर क्या होगी, और कुछ न आप जो- और बता कोई है, सकते हैं हमारे वही है। दर्शकों को? वो नई लकीर किस तरह की होगी, कुछ मैं हमारे बिल्कुल दर्शकों को बता बता रहा हूं। सकते हैं? आखिर जब 50% के कैप को पार ही कर दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे अब पिछड़ों को भी उनका पूरा हक चाहिए। ये आधा अधूरा हक से अब काम नहीं चलेगा। और लड़ाई तो लड़ रहे थे पिछड़े प्रधानमंत्री। आप लोगों ने जब पिछड़ों सत्ता हासिल की थी और उत्तर काम प्रदेश में, कर तब गए मुस्लिम अधूरों समाज का। के लोगों को आरक्षण के लिए आपने कहा था ना, तब आप लोगों को याद नहीं आया? निश्चित तौर पे अच्छा तब याद नहीं हम आया? आ रहे हैं उसी क्या कदम ताकत उठाए में। थे? हम उसी ताकत में आ रहे हैं कि आरक्षण को किस तरीके से डिवाइड किया जा रहा है। हम आए भी थे, हम जब जब आए हैं तब उस चीज को करने में सक्षम रहे हैं। 19 का चुनाव इसी के परिपाटी में होगा। मुझे और ये इसी बताइए, के जब आपके परिपेक्ष पास में मौका काम भी था होगा। तब आप लोग क्यों महत्वपूर्ण- चूक गए? नियत साथ देखिए, नहीं दे रही थी आने वाले या समय हिम्मत की नहीं जो जुटा पा रहे राजनीति थे? होगी नहीं, कोई हिम्मत, देखिए हिम्मत की बात ही नहीं। समाजवादी पार्टी उस तरीके के काम को करने में विश्वास नहीं रखती है जहां हिम्मत की जरूरत पड़े। हम अपनी सोच से, ऐलान क्यों अपने किया था? विजन से और प्रदेश ऐलान के क्यों विकास किया था के लिए फिर? काम करते हैं। निश्चित तौर पे मुसलमानों को, जो पिछड़े हैं, जिनको जो उस लाइमलाइट में नहीं आ सके, जो अपना सर जीवन वो भी अच्छा तो नहीं इस जी आरक्षण सके, के दायरे में उनके आएंगे लिए ना, जो व्यवस्थाएं सामान्य होनी वर्ग के, चाहिए। मुस्लिम समाज के भी हैं, नहीं, अल्पसंख्यक बिल्कुल समाज आएंगे, पूरा आएगा। सामान्य- अरे साहब ये बताइए, मैं तो बड़ा हतप्रभ हूं कि वो 8 लाख तक पाने वाला गरीब को पीछे अगड़ा होगा। ये सारे आंकड़े लफाजी हैं, इसके लिए हम कुछ कहेंगे नहीं, बस इतना कहेंगे। तो उसका सर स्वागत है। सवाल इस बात आप को लेकर लागू उठेगा कर कि दो, जो आरक्षण कोई इससे रह पहले न जाए, व्यवस्था बचना थी, नहीं चाहिए। जब उसमें यह कहा गया कि 8 लाख तक वाले, जहां तक, अगर गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा, कि जहां तक 8 लाख की इनकम वाले हैं उनको क्रीमी लेयर में लाया जाए, इस तरह का आदेश तो कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था ना। लेकिन उस पर राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कहने से बचती हैं। मैं अमित पुरी साहब अब आपके पास आऊंगा। चुनाव को लेकर ये डिसीजन है। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। अच्छा जी चलिए अभी- 30 अच्छा सेकंड जी, आपके एक पास। मिनट, हाँ एक कर मिनट। लीजिए, आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं कि अगर आप किसी भी तरीके की ऐसी व्यवस्था लेके आ रहे हैं जिसको देश का डेवलपमेंट समझते हैं, अगर आरक्षण आ रहा है सवर्णों का और इसी में पूरी 5 साल की सरकार का पूरा व्याख्यानकित हो जाएगा, पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा, विकास मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए घातक है, ये आम जनमानस के लिए घातक है। क्योंकि कोई एक ही बात के आधार पे देश का विकास नहीं हो सकता है। आप उन जो भावनाओं से जुड़ी चीजें हैं, बीजेपी उन चीजों को सामने रख रही है, और जो मेन डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम सारी चीजें, नौकरियां हैं, बेरोजगारी है, और हमारे अधिकार देश की भी है ना, कि सुरक्षा अगर की बात सामान्य है, वर्ग का कोई उन नागरिक सारी है, चीजों से वो महरूम सिर्फ रख के इस बात से महरूम रह मैं जाए, वो आपको सरकार बता से दूं, मांग ये नहीं कर सकता, देश क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कुएं सामान्य में जा वर्ग से रहा ताल्लुक है। रखता है। मैं तो कहूंगा ये भी तो दलदल में नाइंसाफी जा है ना। रहा है, क्योंकि अमित पुरी दलदल में ही साहब, कमल खिलता है। अमित पुरी साहब, दलदल में ही ये कमल चुनावी खिलता स्टंट है, सामान्य वर्ग को आरक्षण का दाव बीजेपी का सिर्फ चुनावी स्टंट है। अक्षय, मैंने कई सारी चर्चाओं को अपने प्रतिपक्ष के अंदर मित्रों से सुना और एक ही वाक्य मुझे लगा कि गुड़ भी खाएंगे, गुलगुलों से परहेज भी है। बिल का समर्थन भी करेंगे, लेकिन चुनौती दे गए वर्ग संघर्ष की मनोज जी कि अब पिछड़े ऐसा करेंगे और उन्हें कम ना समझा क्यों जाए, नहीं वो करना सवर्णों चाहिए के क्या? साथ ऐसा करेंगे।
ये एक राजनीतिक दल की सोच नहीं हो सकती, ये क्यों? विभेदकारी राजनीतिक व्यवस्था की सोच हो सकती क्यों हो सकती है? लेकिन आपने कहा, मैंने शांति सुना। 8 लाख रुपए वाला क्रिमिनल बैकवर्ड हो जाएगा और आपका 8 लाख वाला गरीब होगा, ये नहीं हो सकता है ना। क्या मनोज यादव जी आपने तय कर लिया है क्या इस तरह की बातें ओबीसी है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, वो आपका है, सामान्य वर्ग किसी दूसरे का है, आपने तय कर लिया? ये बांटने की राजनीति, ये इनके कई सारे चेहरे हैं, वो बेनकाब हो रहे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, बेनकाब चेहरे, टूटता तिलस्म है, इसलिए आज सच से भय खाते। आए थे गरीबों की लड़ाई लड़ने। अच्छा, आ जाइए, आ जाइए। राजभर जी की सुन लो ना, राजभर जी मनोज यादव जी मुद्दे से मत भटकाइए ना, जनता भ्रमित हो जाएगी, आप अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। नहीं, हमें कोई दुखती हुई नहीं, हम तो अन्नदाता हैं, अन्नदाता थे, अन्नदाता रहेंगे, हम खेती किसानी करने वाले हैं। आपका पूंजीवाद खत्म हो जाएगा, मोदी जी का पूंजीवाद खत्म हो जाएगा अगर मनोज यादव जैसे लोग किसान के बेटे किसानी छोड़ देंगे। 2 मिनट में सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी। हम तो अन्नदाता थे, हैं, रहेंगे। दांव उल्टा दे दिया। क्या दांव उल्टा दे दिया? अरे हमारे दम पे आप हो भैया। पुराना आरक्षण कहीं छुआ नहीं गया, वो यथावत है, उसका कुप्रचार किया गया। ये आरक्षण मूलतः भैया 1 रुपए का वाले से 20 और रुपए का अनारक्षित वर्ग। मनोज जी सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, उन्होंने आपको नहीं टोका, सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। राहुल गांधी नहीं है जो हमें समझ में ना आए, हम सब समझते हैं। अच्छा, राहुल गांधी और समझा भी देंगे, समझ के हैं, जनता भी समझ जाएगी। यूपी को बता रहे थे, इनका साथ पसंद। चले, मैं आप दोनों को रोकूंगा। अतुल चंद्रा जी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ, आप लोग तब तक थोड़ा कूल हो जाइए, थोड़ा सा कूल हो जाइए। देख लो, सपा का असली चेहरा। आप थोड़ा सा कूल हो जाइए, इस पर मैं जवाब ले लूंगा। पवन जी हमारे साथ हैं और वो जवाब देने में सक्षम है। अतुल चंद्रा जी, लेकिन मैं उससे पहले आपके पास आऊंगा। मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। अतुल चंद्रा जी, मैं अक्षय नहीं, अक्षय, ये डिबेट फिर ऐसे रन नहीं करती। आपने मुझे अवसर दिया, किसी को उसका विरोध, तो आप मुझे ये जवाब दीजिए कि जो विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, नियत पर जो सवाल उठा रहे हैं टाइमिंग को लेकर, ये आपको वाकई में लगता है कि चुनाव के पहले इस तरह का ऐलान अगर 1-2 साल पहले कर दिया जाता तो शायद इसका बेनिफिट मिलता, फिर लोग आकलन कर पाते कि आरक्षण का लाभ वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा है? अक्षय, कोई भी राजनीतिक दल 5 साल के लिए एक कार्यक्रम जनता के बीच में लेके जाता है और उसका पूरा टेन्योर उसके लिए पर्याप्त होता है। आपने उसी टेन्योर के अंदर काम किया है, संवैधानिक काम किया है, आर्टिकल 46 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसके कंप्लायंस में काम किया है, और 50% की जिस कैप की चर्चा ये कर रहे थे इंदिरा साहनी के जजमेंट के बाद, वो 16 आर्टिकल 16 विद इन ब्रैकेट 4 पे लागू होता है। हमने जो उसमें दिक्कतें थी वो आर्टिकल 15 और 16 के अंदर नेसेसरी अमेंडमेंट किए, और रेस्ट एश्योर्ड ये सुप्रीम कोर्ट से भी टाइम एंड टेस्टेड निकल करके अब होल्ड होकर के आएगा, क्योंकि आर्टिकल 46 जो है बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ठीक, ये कानून के जानकारों से हमने इस पर राय ली है अमित पुरी साहब, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि जो मनोज यादव जी की पार्टी, जो बहुजन समाज पार्टी आरोप लगा रही है कि गठबंधन के डर से सीबीआई को लगा दिया गया पीछे, एक तो ये, और दूसरा वो तो मैंने क्लियर कर दिया, दूसरा एट्रोसिटी एक्ट को लेकर सवर्णों की नाराजगी का डर था, और इसीलिए इससे बेहतर कोई विकल्प सरकार के पास था नहीं। आप मानते हैं नाराजगी को दूर करने का भी प्रयास है? कोई नाराजगी का विषय नहीं है। समाज के सभी वर्गों का समुचित विकास हो, उनको प्रतिनिधित्व मिले, लोक व्यवस्था में उनका स्थान सम्मान के साथ हो, ठीक है, किसी भी कल्याणकारी राज्य की वेलफेयर स्टेट की कल्पना है, और यही आर्टिकल 46 का मंतव्य भी है। ठीक है अतुल चंद्रा जी, भले ही अभी ये आकलन किया जाए, आपने कहा कि तमाम टेक्नोलॉजीज हैं कि आरक्षण होगा तो कैसे होगा, किसको इसका लाभ मिलेगा, ये आने वाले समय की अड़चन है, लेकिन आपको लग रहा है कि बीजेपी का ये दांव विपक्षियों के लिए ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है? इसकी कोई काट आपको नजर आती है क्या? नहीं, हमें ये ब्रह्मास्त्र की तरह से तो नजर नहीं आता है। और जो एक बात आपने कही बीच में कि जो सवर्णों में एक नाराजगी हो गई थी SC/ST एक्ट को लेकर के, कहीं ना कहीं ये जो मूव है ये उसको एड्रेस करता है कि सवर्ण जो हैं वो भी खुश रहें। 10% का आरक्षण दे करके भले उसमें उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, जैसे हमने बताया ना कि
करीब करीब पूरी आबादी देश की जो है वो आरक्षित हो गई है, उसके लिए आरक्षण हो गया है। जी जी। तो कितना फायदा होगा वो एक अलग बात है। चुनाव में इसका हमको फायदा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक अचानक ये जो विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो होल्ड पहले था 2014 में, जी जी। वो 2019 में नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने गायों वाली राजनीति चली है उसको लेकर के तो सब खुद बीजेपी वाले भी कहते हैं कि इन्होंने बहुत गड़बड़ कर दिया है। अब वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सेस होगा, सब कुछ होगा, लेकिन गाय जो हैं वो चलती रहेंगी, सड़क पर घूमती रहेंगी। तो स्थिति को संभालना है उत्तर प्रदेश में, खासकर सीबीआई का डर भले ये लोग कह रहे हो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, लेकिन क्या उस डर की वजह से अपना गठबंधन तोड़ देंगे? अगर गठबंधन मजबूत है तो सीबीआई के डर की बात नहीं होनी चाहिए, वो तो अपना काम करेगी, ये अपना काम करेंगे, चुनाव मिल करके लड़ेंगे। तो अगर वो गठबंधन हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी उत्तर प्रदेश में, और उसका उनको कोई विकल्प ढूंढना है। चले बिल्कुल, और ये बात बीजेपी अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि हाल में जो भी उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर लोकसभा उपचुनाव, उसमें जो रिजल्ट सामने आया वो कहीं ना कहीं बीजेपी की परेशानी को निश्चित तौर पर बढ़ाता है। मैं पवन जी आपके पास आऊंगा। अभी आपके ना हो सके सहयोगी की तरफ से कहा गया आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कि हम नासमझ नहीं हैं। क्या एक बड़ी दिक्कत ये आ रही कि नासमझी वाली, जिसकी वजह से तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होना नहीं चाहती, यानी कि नेतृत्व उन्हें पसंद नहीं है? देखिए, ये उनका सोचना है। समाजवादी पार्टी के जो कभी आपके सहयोगी रहे, अभी नहीं तो क्या? नहीं, देखिए, सहयोगी हो सकता है, सहयोगी हमेशा रहेंगे, आगे भी रहेंगे। मुझे तो उम्मीद है कि ये आगे भी सहयोग करेंगे। अब इन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये कहा है, ये तो आपने पिछले, अगर उनकी नासमझी की बात करी जाए तो आज की डेट में पिछले 5 जो राज्यों के इलेक्शन हुए उनमें भाजपा को दिखा दिया रास्ता कि क्या नासमझी होती है और क्या समझ होती है। और ये हमारे साथी भी समझ जाएंगे जल्दी कि कौन नासमझ है और कौन समझदार है। नहीं, लेकिन उसमें जो उपचुनाव का हम जो जिक्र कर रहे हैं उसमें कांग्रेस का क्या रोल रहा? 2 जगह तो आप लोगों की खुद जमानत जब्त हो गई। कोई बात नहीं, देखिए, चुनाव है, चुनाव में हार जीत होती रहती है, जमानत जब्त होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग परिप्रेक्ष्य से हट गए हैं। अब लड़ाई बड़ी है ना सर? नहीं, देखिए, अब लड़ाई बड़ी है। देखिए, राजनीति के अंदर बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, लड़ाई होती है। युद्ध मैदान में अगर कोई जाता है तो जीतने के लिए जाता है। हाँ, सवाल ये है कि अब तक सहयोगियों के सहारे आप युद्ध लड़ना चाहते थे, जब अकेले लड़ने की बात आ जाएगी तब दिक्कत तो होगी ना। कोई दिक्कत नहीं है, देश का सबसे बड़ा सूबा। अगर अकेले लड़ने की बात है तो हो सकता है दुगने उत्साह के साथ लड़ा जाए, क्योंकि आदमी को जो आदमी कमजोरी समझता 80 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। जो आदमी कमजोर समझता है वो आदमी दुगुनी ताकत से लड़ता है। 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लड़ेगी कांग्रेस। देखिए, अगर ऐसी नौबत आई तो 80 पे क्यों नहीं लड़ेंगे? अगर अभी आपको नौबत का इंतजार है, अभी कुछ गुंजाइश है? देखिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी संदेश नहीं कि कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, कोई किसी है। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, मनोज यादव जी, अभी तक जो गठबंधन की बात है उसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी, इसके अलावा कोई ऑप्शन बच रहा है क्या? क्योंकि सीटों का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, हालांकि औपचारिक ऐलान हम कह रहे हैं कि अभी नहीं हुआ, लेकिन जो आंकड़े की बात आई 37, 3 और बाकी सहयोगियों के लिए छोड़ दी जाएगी, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, निश्चित तौर पर अभी वो कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, किसी तरीके की ऐसी कोई पार्टी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति भी नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है, एक इस तरह की बातें कही जा सकती, लेकिन मेरा एक सुझाव है, और सुझाव ये है कि हम अब इस डिबेट में भी कह चुके हैं और आने वाले समय में भी उसको बिल्कुल चरितार्थ करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की चिंता छोड़ दें, तमाम सारे राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी को 0 तक ले जाने की पूरी भरसक कोशिश के साथ। ये तो आप लोग कह ही रहे हैं, मेरा सवाल दूसरा अलग नहीं है। कांग्रेस को साथ में रखने के लिए कोई गुंजाइश है? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस जहां अपने आप को ताकतवर महसूस कर रही थी और इस वजह से उन्होंने किसी तरीके का कोई गठबंधन नहीं किया, मेरा यही कहना होगा कांग्रेस को, चूंकि हम छोटे दल हैं। गठबंधन कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ या आप लोगों की तरफ से नहीं हुआ? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फोकस कर लें, काम कर लें और ध्यान से राजनीति कर लें, जिससे कि वहां पे भी वो बीजेपी को 0 की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे तो देश के लिए बेहतर होगा। पवन शर्मा जी, दूसरे स्टेट में फोकस कीजिए, उत्तर प्रदेश में नो वैकेंसी। कोशिश करें।
देखिए ये मनोज जी का सोचना है। हम जब एक राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ ठीक बात है, ये उनका सोचना है, हमारा भी सोचना है अपना अलग हिसाब से। अगर कहीं लड़ने की बात आएगी तो हम लोग पूर्ण तरीके से लड़ेंगे। जब आदमी को देखिए कहीं सामने लगता है कि दुश्मन जो है बहुत मजबूत है, तो जो कमजोर होता है वो दोगुनी ताकत से लड़ता है। सर, और उसके बाद में अंडरडॉग वाली तैयारी पोजीशन दिखनी आती चाहिए है। ना, इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में पूछा कि आप लोगों की तैयारी क्या है। अभी तो यही नहीं समझ आ रहा है। जैसी देखिए हर पार्टी की अपनी अपनी तैयारियां होती हैं, अपने हिसाब से संगठन को मजबूत किया जाता है। हमारा भी संगठन मजबूत है। क्या मजबूती? क्या आप क्या किस मजबूती की बात कर रहे हैं? हमारा संगठन किस स्तर पे कार्यकर्ता हमारी सारी कमेटी बनी है, 80 सीटों पर लड़ेंगे। अभी यही गफलत है कि हम 80 सीटों पर लड़ेंगे या गठबंधन का हिस्सा होंगे। वो चीज हमारा हाईकमान क्लियर कर देगा। 3 महीने तकरीबन 3 महीने से भी कम का वक्त ठीक है, वो आने वाले दिनों में जब अभी बात आ रही है कि 15 तारीख को इनका गठबंधन की तारीख ऐलान होने वाला है, उसके बाद में हमारा भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब अकेले जाना तो अकेले जाएंगे, इसमें कहीं अतिशयोक्तियां भी नहीं। और पूरी अकेले दम पर मुकाबला कर पाएंगे। कह रहा हूँ दुगुनी ताकत से मुकाबला करेंगे, कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। वो कह रहे हैं हम 37 सीटों पर भी लड़ेंगे तो भी हम 50 सीटें जीतने का मादा रखते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर समाजवादी पार्टी के हमारे साथी अगर सोचते हैं, अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कि ये निमंत्रण मिल जाता है कि ठीक है कांग्रेस पार्टी भी आ जाए, सीटों को लेकर अगर सहमति नहीं बन पाती, अगर वो कहते हैं कि 2 सीटें, जैसा कि कहा कि गठबंधन का प्रत्याशी रायबरेली अमेठी नहीं उतरेगा, ये हमारा हाईकमान डिसाइड करेगा उसमें क्या करना है, और उसी के बाद में कोई आधिकारिक जानकारी आएगी। इतने बड़े सूबे में अगर 80 सीटों वाले में अगर 2 से मर जाते हैं तो बहुत नुकसान है। अभी कोई ऐसी बात आ नहीं रही है, आधिकारिक कोई जानकारी आएगी मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको आधिकारिक जानकारी भी आ जाएगी। लेकिन अब तक जो फॉर्मूला निकलकर सामने आया है, बैठकें हुई हैं, सूत्र आप जैसे ही हमारे होते हैं, है ना, तो सूत्रों से जो जानकारी हमारे पास ऐसा कोई सूत्र नहीं है। अगर कहीं वो काफी हद आपके तक हिसाब पुख्ता भी से होती है। नहीं कहता हूँ, अगर आपके हिसाब से ऐसी कोई जानकारी है तो हम पूरी सीटों में लड़ने को तैयार है। कहीं कोई हमारे को पीछे हटने की कोई मनोज यादव जी, क्या कांग्रेस पार्टी आज इस स्थिति में है कि अकेले दम पर 80 सीटें अगर यूपी की लड़ती है तो आप लोग क्या कुछ आकलन कर पाते हैं, कितनी सीटें जीतने का दम भर सकते हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इस बात को बताना चाहूंगा। अगर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरी सीटों पे चुनाव लड़ जाती और राजस्थान में हम पूरी सीटों पे चुनाव लड़ जाते हैं जी, तो आंकड़े किस तरह के होते और सरकार किसकी होगी ये आपको भी भली बात पता है, कांग्रेस के आला कमान से लेके और मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश और राजस्थान के कार्यकर्ताओं को भी पता है। लेकिन हम वहां एक सीमित दायरे में चुनाव लड़े। राजस्थान में तो बिल्कुल ना के बराबर 2-3 सीटों पे ही चुनाव लड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गठबंधन के तमाम सारे लीडरान को इस बात का इल्म था अच्छे जी कि कहीं अगर थोड़ा सा भी वोटों का बंटवारा हो जाएगा, वो भी मैं कहता हूँ दशमलव लगा के अगर बंटवारा हो गया तो निश्चित रूप से इतनी सीटों पे हार जीत के फैसले इस तरह हो जाएंगे कि वहां फिर वही सांप्रदायिक ताकतें आके बैठ जाएंगी। इस बात को कांग्रेस के बड़े लीडरान को समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर निश्चित रूप से उसका परिणाम मेरे ख्याल से नकारात्मक ही होगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक बात और बता दूं, जो कांग्रेस जहां गच्चा खा गई, और वो ये था कि जो दलितों का आंदोलन हुआ था उस आंदोलन को उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया, और ये निग्लेक्ट करने का ही परिणाम था। जिस तरीके से दलितों के आंदोलन को पूरी तरीके से पिछड़ों ने सपोर्ट किया, और जब सवर्ण आंदोलन करने आया तो उसको पिछड़ों ने किसी भी तरीके का पूरे उत्तर भारत में कहीं समर्थन नहीं दिया। इस बात को अगर कांग्रेस के बड़े लीडरान और महाचाणक्य जो बनते हैं कांग्रेस के अगर नहीं समझ पाए तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। यानी आज आप ये कहने की स्थिति में है कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का अगर गठबंधन है तो किसी अन्य पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। अगर जिसको गठबंधन में आना है तो उसको सरेंडर करके ही आना होगा। देखिए, बीजेपी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अमित शाह जी, वो 51% की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं रियलिटी इधर होने जा रही है, हम 51% वोट से ज्यादा पे आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और बीजेपी ये बात समझ ले कि उत्तर प्रदेश में शायद उनकी ये पहली हार होगी जो इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। पवन शर्मा जी, एक फाइनल रिएक्शन, क्योंकि चर्चा के समापन का भी वक्त है। 51% वोटों पर इन्होंने भी दावा ठोक दिया, 51% वोटों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी दावा ठोक दिया, यानी कि 102% की बात हो गई। आप तो कहीं दिखते ही नहीं। देखिए 2004 में अकेले लड़े थे और 9 सीटें आई थी। 2012 में अकेले लड़े थे और 21, और उसके बाद में एक उपचुनाव जीता था 2014 में 22 हो गई थी। 2014 में से जो पोजीशन थी वो हर जगह पता है, जुमले में जनता आ गई थी। वो जुमला जो है अब फेल होने वाला है। एक एक करके जो जुमले गिनाए गए थे वही जुमले सरकार की जो विफलता है वो इनकी अपनी आखिरी आरक्षण के सामान्य वर्ग के आरक्षण के दाव से कांग्रेस
थोड़ी चिंता बढ़ गई, डर बिल्कुल गई? भी नहीं, हम पहले भी साथ में थे। हम खुद चाहते थे कि 10% आरक्षण जो है गरीब तबके को मिले, कदम उस तरह नहीं जो उठे स्वर्ण ना। आरक्षण है। चाहते तो बहुत कुछ थे, लेकिन उस तरह से कदम नहीं उठ पाए। नहीं, वो हमारी गंभीरता के सरकार साथ नहीं रही, प्रयास हो नहीं सकता हुआ। उसके बाद में प्रयास हम लोग भी नहीं उठा हुआ। लेते। हमारी उतनी सरकार गंभीरता नहीं से प्रयास नहीं रही, हुआ। हमारी सरकार नहीं रही, वो अमली जमाना। सर 2004 से 2014 तक रही, 10 साल। नहीं और कितना देखिए, समय चाहिए था? 2010, 11, 12 में जो है उसका एक आपको कमेटी की नहीं लगा रिपोर्ट कि आई, सामान्य वर्ग के साथ कमेटी की कहीं ना रिपोर्ट कहीं आई थी। नाइंसाफी हुई है इतने साल देखिए, तक? हम लोग इतनी जल्दबाजी गरीब में, तबके के लोगों हम के लोग साथ। इतनी जल्दबाजी में नहीं थे कि कोई भी आकलन किया नहीं जा सके। आकलन करने के बाद में ही हम लोग 10% आरक्षण का ये जो फॉर्मूला है लेके आते। बीजेपी ने जल्दबाजी करी है, लेकिन कोई आई, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन चुनावी साल है, उसमें बीजेपी अभी का अच्छा कदम है ये। इनकी और भी घोषणाएं अच्छा होंगी। कदम है। देखिए, चुनावी साल में अब जो भी कदम उठाएंगे ये अच्छा जनता कदम के है। फेवर का ही उठाएंगे, नहीं, और उसमें अच्छा खुद ही कदम फंस है कि जाएंगे। नहीं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कदम की सराहना करते कि अच्छा कदम है? देखिए, हम 10% आरक्षण जो सवर्णों को दिया है उसकी हम निंदा नहीं कर रहे, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से लेके आए हैं, हमारी उसके ऊपर चले बिल्कुल, यानी कि घमासान तो जबरदस्त तरीके से मनोज यादव जी देखने को मिलेगा। आप लोग तो ताल ठोक ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और निपटते हैं सबसे, और कांग्रेस पार्टी अब भी इस बात को लेकर भरोसे में है कि शायद गठबंधन में कोई हिस्सेदारी अभी बन जाए, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती। कुल मिलाकर दांवपेच सभी राजनीतिक दलों की तरफ से खूब तेज हो चुके हैं। इंतजार अब चुनावों का ही किया जा रहा है, और इन चुनावों के दौरान जो भी जनता के दिल पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो जाएगा, जनता भरोसा उस पर कर लेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।